गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारी पोल साइंस का सेकंड चैप्टर एक दल के प्रभुत्व का अंत इस पर चर्चा करेंगे। हम आगे बढ़े इससे पहले हमें राजनीतिक दलों की एक परिभाषा को समझना होगा। राजनीतिक दल विभिन्न लोगों का एक संगठन होता है जिनकी विचारधारा, कार्यक्रम, नीति समान होती है और वे एक संगठन के माध्यम से चुनाव जीतकर सरकार स्थापित करना चाहते हैं। जो दलीय व्यवस्था है वो तीन तरह की होती है। पहली एक दलीय व्यवस्था, दूसरी दो दलीय व्यवस्था और तीसरी बहुदलीय व्यवस्था। एक दलीय व्यवस्था वो होती है जिस देश की राजनीति में एक दल मुख्य हो, वही दल चुनाव लड़ता है, चुनाव जीतता है और सरकार बनाता है। जैसे चाइना में सिर्फ एक साम्यवादी दल को ही चुनाव लड़ने और सरकार बनाने का अधिकार है। दो दलीय व्यवस्था वो होती है जिस देश की राजनीति में दो दल मुख्य हो, वही चुनाव लड़ते हो और उनमें से एक दल हारता और जीतता हो। जैसे अमेरिका और इंग्लैंड में जो दो दलीय व्यवस्था वाले देश है, इनमें हालांकि छोटे छोटे दूसरे भी दल होते हैं, लेकिन देश की राजनीति में ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका उन्हें नहीं मिल पाती। तीसरी व्यवस्था है बहुदलीय व्यवस्था। बहुदलीय व्यवस्था वो होती है जिस देश की राजनीति में बहुत सारे दल भाग लेते हैं और उनमें से जो स्पष्ट बहुमत प्राप्त कर लेता है वो चुनाव जीतकर सरकार बनाता है। जैसे भारत और स्विट्जरलैंड में। अब हम भारतीय जो दलीय व्यवस्था है उसका स्वरूप क्या है, उसकी विशेषता क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो भारतीय दलीय व्यवस्था का स्वरूप है, जो विशेषता, वो है स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था का अभाव। भारत का जो संविधान है उसमें राजनीतिक दलों के बारे में कहीं पर कोई चर्चा नहीं की गई है। हालांकि भारत में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाई गई है जिसमें राजनीतिक दलों का होना अनिवार्य है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी संविधान का भाग, कोई भी अनुच्छेद राजनीतिक दलों के ऊपर विचार विमर्श चर्चा नहीं करता। लेकिन तीन व्यवस्थाएं हैं भारतीय संविधान में जो मौन रहकर राजनीतिक दलों के अस्तित्व का आधार बनी है। पहली अनुच्छेद 19 जिसमें देश के प्रत्येक नागरिक को संगठन और समुदाय बनाने का अधिकार दिया गया है। दूसरी अनुच्छेद 324 और भाग 15 जिसमें एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोग की स्थापना की गई है। और तीसरा 52वां संवैधानिक संशोधन जिसके जरिए देश में दल बदल को रोकने का प्रयास किया गया है। तो ये तीन व्यवस्थाएं हैं जो राजनीतिक दलों के अस्तित्व का आधार भारत में बन रही है। दूसरी विशेषता है बहुदलीय व्यवस्था। भारत में बहुदलीय व्यवस्था को अपनाया गया है। भारत में बहुत से छोटे बड़े राजनीतिक दल हैं, कुछ राष्ट्रीय स्तर के दल है तो कुछ अक्षेत्रीय स्तर के दल है। ये सभी दल चुनाव में भाग लेते हैं और जो दल स्पष्ट बहुमत प्राप्त कर लेता है वो सरकार बनाता है, सत्ता पर काबिज हो जाता है। भारतीय दलीय व्यवस्था की जो तीसरी विशेषता है वो है लंबे समय तक एक दल का प्रभुत्व, और वो दल था कांग्रेस। केंद्र में 1977 तक सिर्फ एक ही राजनीतिक दल का वर्चस्व रहा है, प्रभुत्व रहा है, और वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। हालांकि राज्य विधानसभाओं के चुनाव में 1959 में केरल में पहली बार कांग्रेस दल हार चुका था, लेकिन केंद्र में 1947 से लेकर 1977 तक केवल और केवल कांग्रेस दल का ही वर्चस्व रहा। यानी कि जो कांग्रेस दल था वो 1977 में जाकर केंद्र में लोकसभा के चुनाव में पहली बार पराजित हुआ। तो इतने लंबे समय तक एक दल का प्रभुत्व भारत में स्थापित होना, यह भारतीय राजनीति की एक अनूठी विशेषता है। अगली जो भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था का स्वरूप है, विशेषता है, वो है अक्षेत्रीय राजनीतिक दलों का अस्तित्व। भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, बहुत सारे राष्ट्रीय स्तर के दल हैं और बहुत सारे अक्षेत्रीय स्तर के दल हैं जिनकी अपने प्रांतीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे पंजाब में शिरोमणि अकाली दल, हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल, दिल्ली में आम आदमी पार्टी,
पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस। इन सभी राजनीतिक दलों की अपने क्षेत्र में विशेष भूमिका है। जो अगली विशेषता है वो है स्वतंत्र सदस्य। भारत में बहुत सारे दल हो गए, राष्ट्रीय स्तर के भी, क्षेत्रीय स्तर के भी, लेकिन उसके बावजूद जो बहुत सारे सदस्य हैं वो स्वतंत्र चुनाव लड़ते हैं और कई बार ऐसे सदस्य चुनाव जीतकर विधानसभा में या संसद में चले भी जाते हैं। तो इस तरह स्वतंत्र सदस्यों का अस्तित्व भी भारत में पाया जाता है। जो अगली विशेषता है भारतीय दलीय व्यवस्था की वो है चुनाव आयोग के पास पंजीकरण कराना अनिवार्य है। भारत में प्रत्येक राजनीतिक दल को चुनाव लड़ने से पहले चुनाव आयोग के पास पंजीकरण अथवा रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। इसके बिना वो राजनीतिक दल चुनाव में ना तो भाग ले सकता और ना ही लड़ सकता है। अगली जो विशेषता है वो है दलों का ढीला ढाला संगठन। भारत में राजनीतिक दलों जो दल है उनकी कोई निश्चित कार्यक्रम या विचारधारा नहीं है। आमतौर पर देखा जाए तो सभी राजनीतिक दलों का जो कार्यक्रम है, जो विचारधारा है, वो लगभग एक समान सी प्रतीत होती है, जिस कारण बहुतों बार जो सदस्य है एक दल के वे अपना दल बदल छोड़ देते हैं और दूसरे दल में शामिल हो जाते हैं, जिससे अनुशासन में कमी आती है। तो इस तरह देखा जाए तो इन दलों का जो संगठन है वो ढीला ढाला है। कई बार एक दल के सदस्य अपने ही दल के विरुद्ध प्रचार करने लग जाते हैं और उसके बावजूद भी उन्हें दल में शामिल करे रखा जाता है। तो इस तरह अनुशासन में कमी आती है और उसके संगठन पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। अगली जो विशेषता है वो है सांप्रदायिक दलों का अस्तित्व। भारत में अनेक दल ऐसे हैं जिनका आधार कोई निश्चित कार्यक्रम या विचारधारा नहीं है, बल्कि उनका जो आधार है वो कोई सांप्रदायिक रंग लिए हुए है या किसी मजहब या संप्रदाय विशेष से जुड़े हुए हैं। उदाहरण के तौर पर पंजाब में शिरोमणि अकाली दल सिखों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। आजादी से पहले मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ऐसे ही राजनीतिक दल थे जो भारत में किसी विशेष संप्रदाय के हितों के लिए आवाज उठा रहे थे। तृणमूल कांग्रेस, अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम इसी तरह के सांप्रदायिक दल है जो किसी न किसी संप्रदाय विशेष से जुड़े हुए हैं। अगली जो दलीय व्यवस्था की विशेषता है भारत में वो है व्यक्ति पूजा। भारत में जो नेतृत्व है उसको ज्यादा महत्व दिया जाता है और जो चमत्कारिक नेतृत्व वाले नेता हैं उनकी संख्या बहुत कम है। प्रत्येक दल में अगर देखा जाए गौर से तो 2-4 ही ऐसे नेता होते हैं जिनके चारों तरफ वो दल चक्कर काटता रहता है। उदाहरण के तौर पर हम देखें बीजेपी में अमित शाह, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी। वर्तमान में ये ऐसे नेता हैं जिनके चारों तरफ बीजेपी जो दल है वो चक्कर लगाता रहता है। कांग्रेस में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इस तरह के कुछ नेता हैं जिनके चारों तरफ ही ये दल चक्कर लगाता रहता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।